नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे शब्दों की गुत्थी सुलझाएंगे, ऐसे शब्द जिन्होंने हजारों सालों तक भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों को बनाया और चलाया भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ पुराने शब्द नहीं हैं। असल में ये उन शक्तिशाली साम्राज्यों का, आप कह सकते हैं, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव डीएनए थे। तो फिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल शुरुआत से। हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था और समाज के उन बेसिक आइडियाज की जिन्होंने शासन की नींव डाली। सोचिए, शुरुआत में ये बस एक तोहफा हुआ करता था। लोग अपनी मर्जी से राजा को देते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी कमाई का एक हिस्सा राजा को देने का यही जो कॉन्सेप्ट था, वो आगे चलकर पूरे राज्य के फाइनेंस का, मतलब खजाने का एक मेन पिलर बन गया। और फिर बलि से आता है भाग। अब ये कोई मर्जी की बात नहीं रह गई थी, ये एक सिस्टमैटिक कंपल्सरी टैक्स था। और जाहिर है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी भी था। तो उस दौर का जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वो इन 3 लोगों पर टिका था। पुरोहित, जो धर्म और सलाह का काम देखते थे, सेनानी यानी आर्मी कमांडर, और ग्रामीणी, जो गांव का हेड होता था। मतलब धर्म, सेना और लोकल गवर्नेंस सब कवर्ड। आप थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने। एक ऐसा साम्राज्य जिसे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन चला रही थी। मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला साम्राज्य, पहले शिलालेख, पहला लिखित कानून ग्रंथ, अर्थशास्त्र। मतलब मौर्य सिर्फ जंग जीतने वाले लोग नहीं थे, वो सिस्टम बनाने वाले लोग थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने पीछे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी अर्थशास्त्र भी छोड़कर गए। इस टेबल को देखिए, ये कितना दिलचस्प है। ये लगभग एक मॉडर्न सरकार जैसा लगता है ना? हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड अफसर, राजुक जो डिस्ट्रिक्ट को संभालता था, शुल्क अध्यक्ष जो टैक्स और कस्टम्स देखता था। ये दिखाता है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी कितनी ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स थी। और फिर आते हैं अशोक। कलिंग युद्ध के बाद उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने सैन्य ताकत के बजाय धर्म के जरिए शासन करने का फैसला किया। ये एक तरह की सोशल और मॉरल पॉलिसी थी, जिससे समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जब भी मौर्यों का जिक्र हो तो दिमाग में आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं से भारत में एक सिस्टमैटिक, बड़े स्केल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। अब कई सदियों का लीप लेते हैं और पहुंचते हैं दिल्ली सल्तनत के दौर में। यहाँ कंट्रोल के नए सिस्टम्स आए, जिन्होंने जमीन और पावर को मैनेज करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया। और उनका एक बहुत बड़ा इनोवेशन था इक्ता सिस्टम। अब ये था क्या? असल में ये अपने अधिकारियों को सैलरी देने और दूर दराज के इलाकों को मैनेज करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। इसमें सरकारी खजाने पर सीधा बोझ भी नहीं पड़ता था। सल्तनत का पूरा फोकस था डायरेक्ट कंट्रोल पर, चाहे वो घोड़ों पर दाग लगाकर फ्रॉड रोकना हो या दीवाने रियासत बनाकर मार्केट को कंट्रोल करना हो। यहाँ तक कि उनके पास बरीद नाम के जासूस भी थे, हर चीज पर सीधी नजर। तो बिल्कुल साफ है, सल्तनत का मतलब है कंट्रोल। राज्य के हर रिसोर्स पर मजबूत पकड़ बनाना और उसे बनाए रखना, यही उनका सेंट्रल आइडिया था। सल्तनत के बाद आते हैं मुगल, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले के इन्हीं आइडियाज को लिया और उन्हें रिफाइन करके इतिहास के सबसे कॉम्प्लेक्स और मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में से एक बना दिया। और मुगलों के सिस्टम की जान थी मनसबदारी प्रथा। अब ये सिर्फ एक मिलिट्री रैंक नहीं थी, ये पूरे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, कह लीजिए, स्टील फ्रेम था। इसे एक मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हैं। जात से किसी अफसर का पद और सैलरी तय होती थी, और सवार से ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार मेंटेन करने हैं। मतलब पद और जिम्मेदारी दोनों एक ही सिस्टम से जुड़े थे। यहाँ एक कन्फ्यूजन अक्सर होता है, इक्ता और जागीर में क्या फ़र्क है? तो देखिए, सल्तनत का जो इक्ता था, उसमें रेवेन्यू के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां भी थीं। लेकिन मुगलों की जागीर में ऐसा नहीं था। वो सिर्फ कैश सैलरी के बदले दिया जाने वाला एक रेवेन्यू असाइनमेंट था। धारक का सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं होता था। ये एक बड़ा फर्क है। अकबर के दौर में एक और बड़ी क्रांति हुई रेवेन्यू सिस्टम में, टोडरमल की 10 साला प्रणाली। इसमें पिछले 10 साल की पैदावार का एवरेज निकालकर टैक्स तय किया जाता था। इससे हुआ क्या? इससे राज्य की आमदनी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो गई, और ये किसानों के लिए भी पहले से ज्यादा फेयर सिस्टम था। तो मुगलों की विरासत क्या है? उनकी विरासत है व्यवस्था।
एक ग्रैंड इंटरलॉकिंग सिस्टम जिससे वो अपनी सेना, अपने अधिकारियों और अपनी पूरी इकोनॉमी को मैनेज करते थे। अच्छा, जब ये सब उत्तर भारत में हो रहा था, उसी दौरान दक्षिण में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। वहाँ चोल जैसे साम्राज्य गवर्नेंस का एक बिल्कुल अलग और वाकई बहुत ही एडवांस्ड मॉडल बना रहे थे। चोलों की सबसे बड़ी खासियत थी उनका लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी स्थानीय स्वशासन। उनके पास अलग अलग तरह की सभाएं थी, और आम गांव के लिए सभा, ब्राह्मण गांव के लिए। और कमाल की बात यह है कि उत्तर मेरूर शिलालेख से हमें पता चलता है कि इन सभाओं के लिए बाकायदा लॉटरी से चुनाव होते थे। सोचिए, उस जमाने में ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी का ये कितना बेहतरीन उदाहरण था। तो सवाल ये उठता है कि टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और कानून के ये पुराने सिस्टम क्या पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, या फिर आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं? देखिए, शब्द शायद बदल गए हैं, पर सरकार चलाने की जो बेसिक चुनौतियां हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करना, जमीन मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, वो तो आज भी वही हैं। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए बनाए गए वो पुराने ब्लूप्रिंट्स, उनकी गूंज आज भी हमारे मॉडर्न सिस्टम में कहीं न कहीं सुनाई देती है।